नमस्कार, दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष का हंगामा, दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित, अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन किया दाखिल। नामांकन से पहले स्वतंत्रता सेनानियों और महान नेताओं को दी श्रद्धांजलि। गगनयान मिशन पर आज जानकारी साझा करेंगे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। इसरो प्रमुख समेत अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बी नायर भी होंगे मौजूद। मॉस्को में आज विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अपने समकक्ष से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर होगी बातचीत। अमेरिकी सेंट्रल बैंक पर दबाव बढ़ाते हुए ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर से मांगा इस्तीफा। लीसा कुक पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। समाचार विस्तार से। जहां संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। शोर शराबा न थमने पर सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो वहीं लोकसभा में भी यही नजारा देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और 12 बजे तक के लिए इसे स्थगित करना पड़ा। फिलहाल अभी कार्यवाही सुचारू रूप से जारी है। और 21 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा किया। बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहे इंडी ब्लॉक के सांसदों ने हर दिन शोर मचाया, जिसकी वजह से कामकाज पर असर पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति दोनों ने विपक्ष को बार बार चेताया, संसदीय मर्यादा की दुहाई दी, लेकिन विपक्षी सदस्य नहीं माने। बावजूद इसके दोनों सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराए गए। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, तो वहीं अंतरिक्ष मिशन की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा चल रही है। और कुल मिलाकर भारी हंगामे के बावजूद विधायी कामकाज में खासी प्रगति हुई। और इस मॉनसून सत्र में लोकसभा में जो 12 बिल पारित हुए उन पर नजर डाल लेते हैं एक बार। जहां गोवा राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2025, व्यापारी जहाजरानी विधेयक 2025, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 इसमें पारित किए गए। और आयकर विधेयक 2025 भी पारित हुआ। वहीं कराधान विधायियों संशोधन विधेयक 2025 भी इसमें पारित हुआ। और भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 भी इसी सत्र में पास हुआ। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 भी पारित हुआ। ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक 2025 भी इसी सत्र में पास हुआ। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा। जो व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर
तुरंत अपने अनुमोदित पाठ को सदन के पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यह सत्र 31 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर के साथ हुआ। दिनांक 18 अगस्त 2025 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई। इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। माननीय सदस्यगण, हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ चुनकर यहाँ पर भेजती है, ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, यह हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां दे रहना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम सदन की गरिमा को, मर्यादा को और शालीनता को बनाए रखें। माननीय सदस्य, मैंने हर माननीय सदस्य को हमेशा पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आप
आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें और इसके लिए सामूहिक चिंतन भी करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को आत्म मंथन भी करना चाहिए ताकि देश की लोकतांत्रिक संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहां अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। माननीय सदस्यगण, अंत में मैं सत्र की कार्रवाई में सहयोग हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभापति तालिका के मेरे सहयोगी साथियों का, केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय सहयोगियों का, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के माननीय सदस्यों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का, लोकसभा सचिवालयों का, संबद्ध एजेंसियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय गीत के लिए, वंदे मातरम की धुन के लिए कुछ देर खड़े हों। भारत माता की। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था और जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा में विपक्ष का लगातार गतिरोध जारी रहा, नारेबाजी लगातार उनकी चल रही थी, शोर शराबा वो बार बार किए जा रहे थे, जिसको लेकर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला काफी मायूस और निराश नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आपको कोई भी बात कहनी है तो पटल पर आप साफ तौर पर आकर उस बात को रखें, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार हर दिन हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने नारेबाजी की, शोर शराबा किया। इसको लेकर लोकसभा की कार्रवाई बार बार बाधित हुई और सदन की मर्यादित चर्चा के लिए होता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सदन में नियोजित गतिरोध संसद की परंपरा नहीं है और सदन में परंपराओं के अनुरूप चर्चा होनी चाहिए। जिस भाषा का आचरण किया गया वो सदन के अनुरूप नहीं था। हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए मंथन। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बावजूद 12 बिल पारित हुए और 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न का मौखिक उत्तर दिए जा सके। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मॉनसून सत्र का जो समापन हुआ है वो बेहद निराशजनक हुआ है। जिस तरह से सदन में हमने देखा कि लगातार विपक्ष ने हंगामा किया, नारेबाजी की और कोई कामकाज नहीं होने दिया। हालांकि थोड़ा बहुत हुआ लेकिन फिर भी निराशाजनक रहा। आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ने आज अपने संबोधन में इस बात की तरफ इशारा किया कि जो नियोजित व्यवधान सदन में डाला गया, जिसकी वजह से 37 घंटे ही सिर्फ चर्चा हो पाई और प्रश्न भी बहुत कम लिए जा सके,
सदन में गरिमा बनाए रखना ये सदस्यों की जिम्मेदारी है और संसद भवन परिसर में भी किसी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो गरिमापूर्ण नहीं हो। तो एक तरह से हिदायत भी दी है तमाम उन सांसदों को जो पूरे सत्र के दौरान सदन में हंगामा करते रहे या फिर कई मुद्दों पर तख्तियां लेकर सदन के अंदर आते रहे। पहले भी इस तरह की चेतावनी लोकसभा अध्यक्ष दे चुके हैं, लेकिन हमने देखा कि इस सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़ दें तो बाकी मुद्दों पर एक तरह से गतिरोध बना रहा और लगातार विपक्ष पीठासीन के अनुरोध के बावजूद हंगामा करता रहा। और हमने देखा कि आज जब संसद के लोकसभा में अनिश्चितकाल के लिए स्थगन के से पहले लोकसभा अध्यक्ष का एक संबोधन होता है, उस संबोधन के दौरान भी आमतौर पर हम देखते हैं कि सत्ता और विपक्ष के जो सांसद हैं वो शांति से लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन सुनते हैं, लेकिन आज विपक्ष के जो सांसद थे वो उस दौरान भी हंगामा करते रहे। निश्चित तौर पर इस तरह का जो आचरण है वो ठीक नहीं है और इसी की तरफ इशारा लोकसभा अध्यक्ष ने किया है कि पूरा देश देख रहा है सांसदों का जो आचरण है, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि एक संतोषजनक बात यह रही कि 14 विधेयक जो पुनर्स्थापित किए गए उसमें 12 विधेयक लोकसभा से पारित हुए हैं। तो जो एक एजेंडा था विधायी कामकाज को लेकर 17 से ज्यादा विधेयक का, उसमें काफी कुछ काम हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि अहम विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के पारित कराना पड़ा है, क्योंकि विपक्ष बहुत हंगामा कर रहा था। तो वो भी स्थिति ठीक नहीं है कि महत्वपूर्ण विधेयक जो पारित हुए हैं उसमें ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई या फिर बिना चर्चा के पारित हुए। खेल से जुड़े 2 विधेयक महत्वपूर्ण इस सत्र के दौरान पारित हुए लोकसभा से। तो निश्चित तौर पर वो बहुत महत्वपूर्ण विधेयक था, वो चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन अपोजिशन के हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो पाई। कल गेमिंग से जुड़ा बिल लोकसभा में पारित हुआ, कितना हंगामा हो रहा था। तो निश्चित तौर पर इस तरह के विधेयकों पर चर्चा हो सदन में, उसके बाद पारित हो, वो एक अच्छी स्थिति होती है, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। जी हाँ, इसी के साथ शैलेंद्र, हमारे साथ ऋषि भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ऋषि, जिस तरह से मानसून सत्र का समापन हुआ है, आपने देखा कि किस तरह से शोर शराबा उस वक्त भी जारी रहा और नारेबाजी तब भी चल रही थी। हालांकि अध्यक्ष ओम बिरला ने काफ़ी मायूसी जताई इस बात को लेकर और खार बार पर उन्होंने कहा कि इस तरह की मर्यादा जो है वो सदन की नहीं रहनी चाहिए। और शैलेंद्र ने भी हमको बताया कि जिस तरह से बिल वहाँ पर जो कुछ भी पास हुए हैं वो चर्चा के बगैर पास हुए हैं, लेकिन उन पे अच्छी खासी चर्चा हो सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल बिना चर्चा के पास हुए। थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन काफ़ी सारा काम जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 55 प्रश्न के जवाब ही दे पाए और 37 घंटे ही चर्चा हो पाई है। किस तरह का सत्र आप ये देखते हैं? देखिए, इस सत्र को अगर याद किया जाएगा तो इस मायने में याद किया जाएगा कि विपक्ष ने लगातार हंगामा और शोर शराबा किया। उनका सिर्फ कॉपरेशन एक ही दिन दिखाई दिया, एक ही वक्त दिखाई दिया जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। और इस चर्चा को भी पहले दिन जब उन्होंने गतिरोध किया था तो सरकार ने तत्काल उसे मान लिया, लेकिन दूसरी उनकी जो मांग थी वो ऐसी मांग थी जो किसी भी सूरत में पूरी नहीं की जा सकती थी। एक तो वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अधीन था, सब जुडिस था। दूसरा, भारत निर्वाचन आयोग के कामकाज की चर्चा नहीं की जा सकती। इस पर बार बार सरकार की तरफ से बताया गया और चेयर की तरफ से भी बताया गया कि पूर्व में भी जब भी, चाहे वो कांग्रेस की ही सरकार क्यों न रही हो, उस समय भी जब चर्चा की मांग हुई तो उस समय के जो लोकसभा अध्यक्ष होते थे वो इन तरह की चर्चाओं को खारिज कर देते थे। लेकिन बावजूद इसके संसद के अंदर, संसद के बाहर बिहार में SIR के मसले को लगातार उछाला गया और इसकी वजह से जो संसद का जो कामकाज है, अगर कामकाज के लिहाज से देखें तो विधेयकों का पारित होना ही कामकाज के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि इसमें जो प्रश्नकाल और शून्यकाल होता है ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। और इसमें जो एक आम सांसद होता है जो अपने मुद्दों को, अपने इलाके के मुद्दों को उठाना चाहता है और अपने प्रश्न सरकार से पूछना चाहता है, वो संसद की प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण पल होता है और जिसको कि हम कह सकते हैं कि करीब करीब पूरी तरीके से उससे व्यवधान की भेंट चढ़ गया और प्रश्नकाल नहीं चल पाए, एक एक दो प्रश्नों के उत्तर आ पाए और राज्यसभा में भी यही स्थिति बनी रही। अब चर्चा की बात करें तो चर्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर हो पाई, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भारत की सफलता और
जो हमारा 2047 का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उसमें हमारी जो वैज्ञानिक सफलता और शोध की जो उपलब्धियां हैं और हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं जी। उस पर भी जो चर्चा थी, 2 बार उसको कोशिश की गई उस चर्चा को पारित कराने की, लेकिन वो चर्चा सदन में हो नहीं पाई। तो इस तरीके से गतिरोध के तौर पर इसे ज़रूर देखा जाएगा। लेकिन ऐसे में सरकार ने जो विधेयक पारित करवाए हैं वो उनके लिए एक उपलब्धि है, लेकिन इस उपलब्धि को इस मायने में देखा जाएगा कि इस पर चर्चाएं विस्तार से नहीं हो पाई। कभी कभार ऐसा हुआ कि सदन से उन्होंने, जब विपक्ष ने वॉकआउट हुआ, तो सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस के सांसदों ने ही अपने पक्ष रखे किसी भी विधेयक पर। अपोजिशन की तरफ से अगर अब जैसे कल की ही बात करें तो लोकसभा में जिस तरीके से 130वां जो संविधान संशोधन विधेयक था, जिसमें कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री और राज्यों सरकार, राज्य सरकारों के भी मंत्री, इनके ऊपर अगर कोई भी जब ये 30 दिन से अधिक तक जेल में रहते हैं किसी भी ऐसे मामले में जो कि 5 वर्ष की सज़ा से अधिक का है, तो उसमें उन्हें अपने पद को छोड़ने का जो संबंधित जो बिल था, इस पर विपक्ष के सांसदों ने विरोध तो किया, लेकिन इतना ज़्यादा शोर शराबा और हंगामा किया कि वो विरोध, उनका जो स्पष्ट जो उनके मत थे वो भी सदन में नहीं आ पाए। तो गतिरोध उनका बहुत ज़्यादा देखने को मिला और इस गतिरोध के बीच जो कामकाज हुआ वो एक सरकार की उपलब्धि के तौर पर भी देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष जो है वो ये हंगामा करता रहा, हम कह जानना चाहेंगे कि नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो उनका भी हुआ। अगर उनको कोई बात रखनी थी अपनी, तो पटल पर सही तरीके से रखते और शून्यकाल जो सुनी जाती। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसके लिए जो सबसे बड़ा फ्लोर उनके पास है वो प्रश्नकाल और शून्यकाल का है। दोनों ही सदनों में बार बार चेयर की तरफ से ये कहा गया कि शून्यकाल में आप अपने इन मुद्दों को उठाइए, कम से कम आप इन मुद्दों को एड्रेस तो कर पाएंगे जो आप कहना चाहते हैं। लेकिन बावजूद इसके रोज़ाना उनकी तरफ से जो कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस हैं कि सभी कामकाज को रोककर सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, इसकी वजह से जो गतिरोध है वो अनवरत जारी रहा और कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन एडजॉर्नमेंट ना हुआ हो। और इसी वजह से जो उनका जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, मुझे लगता है इस मायने में ज़्यादा रहा, क्योंकि प्रश्नकाल और शून्यकाल विपक्ष के ही आवर्स होते हैं जिसमें वो सरकार से प्रश्न पूछते हैं और शून्यकाल में अपने मुद्दों को उठाते हैं। तो इस लिहाज से अब ये तो उनकी रणनीति है कि सदन के अंदर सदन के बाहर उनका गतिरोध एक ही मुद्दे पर रहा, लेकिन वो अन्य मुद्दों को भी उठा सकते थे। हालांकि अन्य मुद्दों को, जैसे बांग्ला भाषा को लेकर कुछ तृणमूल के सांसदों ने मुद्दे को, लेकिन उस पर भी कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए गए, उस पर भी उन्होंने शून्यकाल में उसको नहीं उठाया। तो कोई भी मुद्दा विपक्ष का फ्लोर पर आ ही नहीं पाया। ये उनका सबसे बड़ा नुकसान देखा जाएगा। जी ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबे ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गंगा नदी पर 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल भी शामिल है। इस पुल का निर्माण 1,870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। ये पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा। ये पुल एक पुराने 2 लेन वाले जर्जर रेल सह सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है, जिसकी हालत खराब होने के कारण भारी वाहनों को अपना मार्ग बदलना पड़ता है। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला गंगा नदी पर बना 7 दशक पुराना राजेंद्र सेतु अब जर्जर हो चुका है, जिससे बिहार वासियों को रोजाना की परेशानियों से जूझना पड़ता है। टूटे फूटे ढांचे और ट्रैफिक जाम के कारण भारी वाहनों को 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। इससे सफर 3 से 4 घंटे और लंबा हो जाता है। लेकिन अब और नहीं, ईज ऑफ लिविंग के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं बिहार की जनता को इस समस्या का स्थायी समाधान। गंगा की
गोद में इतिहास का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार की कनेक्टिविटी को नई पहचान दिलाने वाला ओंटा सिमरिया महासेतु राज्य के विकास को नई रफ्तार देने के लिए तैयार है। यह परियोजना 8.15 किलोमीटर लंबी है, जिसमें गंगा पर बना 1.86 किलोमीटर का 6 लेन पुल शामिल है। इस पर कुल 1,870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। अब इस नए 6 लेन पुल से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच बनेगा सीधा, तेज और सुगम संपर्क। यह पुल घटाएगा दूरी, घटाएगा समय और बढ़ाएगा पूरे क्षेत्र की रफ्तार। यही नहीं, यह पुल जोड़ेगा लोगों को संस्कृति और श्रद्धा से। जहां पहले जाम और लंबा सफर था, अब होगा विकास, व्यापार और रोजगार का विस्तार। यह पुल बिहार के विकास और पीएम मोदी के विजन का सेतु है। वैसे यह सिर्फ एक पुल नहीं, यह है मोदी सरकार की प्रतिबद्धता। विकास बिना रुके, कनेक्टिविटी बिना टूटे, समृद्धि का महासेतु। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं खत्म होता है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।